नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो आपको बीच में देखा होगा आपने कि हम सबने राजस्थान की बात की हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर के जो सस्पेंस था उसकी बात हुई थी। लेकिन 2 राज्य बीच में छूट जाते हैं और वो 2 राज्य हैं। एक राज्य तो हमारा है छत्तीसगढ़, दूसरा कौन-सा है? मध्य प्रदेश। ठीक? तो मैं आपको बताऊँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले दोनों एक ही प्रदेश हुआ करते थे। उसका नाम था मध्य प्रदेश। लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ अलग हुआ और मध्य प्रदेश ही रहा और छत्तीसगढ़ को हटा करके छत्तीसगढ़ बना बना दिया गया। तो अब फिलहाल दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और दोनों राज्यों में ही भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री बनाने की। अब मैं आपको बताऊँ कि अभी बीते दिनों जो चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में क्लीन स्वीप करते हुए, हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में क्लीन स्वीप करते हुए कांग्रेस को शिकस्त दी और जो है उसने में सरकार बनाई और सरकार में वापसी की। अगर वापसी की बात करें तो वापसी में की है। मध्य प्रदेश में बनाने की बात करें तो बनाई है दोबारा से। मतलब जो अ, ये छत्तीसगढ़ हो गया और राजस्थान हो गया। राजस्थान में बीजेपी ने जो है एक तरीके से पूर्ण बहुमत हासिल किया। हाँ, और मध्य प्रदेश में भी हासिल किया और छत्तीसगढ़ में भी हासिल किया, तीनों जगह पे। बस ये रहा कि कहीं प्रचंड बहुमत, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रचंड बहुमत है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें तो वहाँ भी बहुमत है, कुछ सीटें ज़्यादा हैं। और अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की तो वहाँ भी प्रचंड बहुमत है। तो साथियों, कहीं न कहीं बीजेपी ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जैसे पहले कि लग रहा था कि बीजेपी हार जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं और बीजेपी ने जो है इन सब पूरे मामले पर सफलता हासिल की और सरकार बनाई। लेकिन अब भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, वो है मुख्यमंत्री चुनने का। आप देख रहे होंगे कि 3 तारीख को रिजल्ट आया, आज 7 दिन हो गए। अभी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो पाया है और मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा नहीं हो पाई है। फिलहाल ये सब चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं एक चुनौती का विषय बनी हुई हैं और बीजेपी किसको अपना विधायक दल का नेता चुनती है, किसको जो है कमान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सौंपती है, ये फिलहाल जो है देखने का विषय है और ये फिलहाल अभी चर्चा का विषय है। और इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी लगातार जो है कहीं न कहीं एक उसके जो बीजेपी का जो आला कमान है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो मंथन कर रहा है और वो डटा हुआ है। फिलहाल अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में अगर हम देखें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश में एक तरफ शिवराज हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरा चुनाव अगर अप्रत्यक्ष रूप से, भले ही सीएम कैंडिडेट कोई घोषित नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं पूरा का पूरा चुनाव जो हुआ है वो शिवराज सिंह के ही चेहरे पर हुआ है। शिवराज सिंह पूरे कैंपेन में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे, उनका पूरा परिवार सक्रिय रहा और जो है उन्होंने ब मेहनत की और इसके अलावा उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। उधर राजस्थान में एक बड़ा चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है गुना के महाराज के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस का कभी कद्दावर चेहरा हुआ करते थे और उन्होंने जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी जिसमें कमलनाथ मुख्यमंत्री हुए थे, तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था और रोल ऐसा था कि उन्होंने जो है कहीं न कहीं कांग्रेस के जीतने में एक बहुत ही अगर जो प्रमुख भूमिका थी वो निभाई हुई थी। अगर कमलनाथ से ज़्यादा नहीं तो कमलनाथ से कम भी नहीं, तो इस तरीके की उनकी भूमिका थी। आपने उनका पुराने जब वो कांग्रेस में थे तो उनका एक वीडियो देखा होगा, एक मिर्च वाला। तो उन्होंने मतलब जो है एक मिर्च की माला लेकर के एक सौगंध शपथ ली थी और वो शपथ जो है वो कामयाब रही और उन्होंने सफलता हासिल की। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें नाराज़गी रही और नाराज़गी का आलम ये रहा कि उन्होंने जो है सरकार का तख्ता पलट कर दिया और कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई और गिरने के बाद बीजेपी ने वहाँ पर वापसी की और बीजेपी ने दोबारा से सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान कुछ दिनों बाद फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरीके से कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तरफ शिवराज हैं, वो भी पिछड़े समाज से आते हैं। दूसरी तरफ जो हाँ, सिंधिया का भी एक बयान आया था, तो सिंधिया ने उसमें अपने को खुद को कुर्मी जाति से बताया हुआ है, यानी वो कुर्मी और कुर्म कहते हैं, कुर्मी भी पिछड़ी जाति में आते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं तो जाति समीकरण के लिहाज से कुर्मी है और पिछड़ा समाज का एक बहुत बड़ा वो है। तो कहीं न कहीं जाति समीकरण के लिहाज से जो वोटर्स हैं, जो ओबीसी वोटर्स हैं, उनको रिझाने के लिए बीजेपी ऐसा कोई दाँव चल सकती है जिससे कि जो वोटर्स हैं उनको रिझाया जा सके और बैकवर्ड समाज का जो तमाम एक वोटर्स हैं उनको जो है अपने पाले में लाया लाया जा सके। ऐसी बातें कही जा रही थी कि जो मध्य प्रदेश में अगर जाति समीकरण के लिहाज से देखें तो ये बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा एक मतलब वोट बैंक है जो मायने रखता है और सरकार बदलने के लिए, सरकार को लाने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। और अगर हम एक चीज़ यहाँ पर और देखें कि मतलब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सरकार के रिवाज की, तो सरकार के रिवाज की का ये रहा है वहाँ पर जितना ज़्यादा समर्थन मध्य प्रदेश में राज्य सरकार को मिलता है, यही आगे चल कर के
जो है केंद्र सरकार में तब्दील हो जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का वो चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो और छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, ये तीनों ऐसे चुनाव हैं जिनको सेमीफाइनल के रूप में जाना जाता है। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि सेमीफाइनल को इन चुनावों को सेमीफाइनल के रूप में इस वजह से जाना जाता है क्योंकि इसके ठीक 4 महीने बाद जो है वो देश का चुनाव हो जाता है। तो इस वजह से इसे सेमीफाइनल के रूप में जाना जाता है क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ें होती हैं कि जैसे एक लहर बनती है। तो जैसे आपने 2014 के पहले देखा होगा बीजेपी ने मध्य प्रदेश को जीता और जीतने के बाद में उसे जो है 2014 के पहले जब मध्य प्रदेश जीता फिर उसके बाद मोदी जी प्रचंड बहुमत से सरकार में आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाई। अब इसके बाद अगर हम और बात करें तो इसके बाद जैसे हम देखें कि इसके पहले वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी को उसमें उस चुनाव में कम सीटें मिली मतलब जो है विधानसभा में कम सीटें मिली। इसका परिणाम ये रहा कि केंद्र में भी इनको कम सीटें मिली। अब इसके बाद अगर हम राज्य में देखें, मध्य प्रदेश प्रॉपर राज्य की बात कर रहा हूँ, अब अगर राज्य में देखें तो इस बार फिर से चुनाव हुआ है और बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार में आई है। तो कहीं न कहीं पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि कोई उलटफेर अगर इस दिशा से हुआ तो जनता का मत है वो किधर भी जा सकता है। तो कहीं न कहीं क्योंकि हमारा देश जाति आधारित हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब जाति आधारित चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है कि हो सकता है कि लहर किसी अन्य पार्टी की हो, लेकिन अगर प्रत्याशी किसी जाति विशेष का है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि जाति विशेष के नाम पर ही मतदान हो जाए और वो उस पार्टी का प्रत्याशी जीत जाए। ऐसे बहुत बार जैसे अब मोदी जी की लहर चाहे 2014 में रही हो, चाहे 2019 में रही हो, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी रहीं जहाँ पर जाति बेस्ड चुनाव हुए और लोग अपनी-अपनी व्यक्तिगत सीट से चुनाव जीत गए। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो जिनको दिल्ली मतलब जो है और मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिनको लेकर के जो है वो बातें मतलब होती रहती हैं कि वहाँ पर एक हवा बन जाती है और हवा बनने के बाद में वो जिस तरीके से जैसा इधर माहौल होता है वैसा ही लोकसभा में माहौल बन जाता है। तो इन सभी चीज़ों को कहीं न कहीं पार्टियों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और ऐसे में शिवराज का राज वापस आ जाए, ये कोई या ना आए तो दोनों में बहुत एक कशमकश है और आज वापस आ जाए तो ये कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी बीते दिनों से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी जाति की बात की है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस चुनाव में भी उन्होंने मतलब कहीं न कहीं हर इंसान के मन में एक लालसा होती है, एक मन में एक भावना होती है कि मुझे भी राज्य बनाया जाए और कहीं न कहीं मेरे हाथ में सत्ता हो। मैं प्रदेश का नियंत्रण करूँ, मैं देश का नियंत्रण करूँ, तो महत्वाकांक्षी हर इंसान के अंदर होती है। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हों, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे वो राजस्थान के बाबा बालकनाथ हों, चाहे वो मतलब गहलोत हों, चाहे भूपेश बघेल हों, चाहे रघुवर दास हों या पुष्कर सिंह धामी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, तो सभी के अंदर कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा सभी होती है और सभी को लगता है कि सत्ता जो है वो सत्ता का जो सिंहासन है वो मेरे हाथ में होना चाहिए। और क्योंकि आपके पास जब सत्ता होती है तो आप कहीं न कहीं आपके पास एक ओहदा होता है और उस आधार पे आप मतलब जो है आगे बढ़ते हैं। तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, युवा हैं, एक कार्य करने की एक नई क्षमता है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल अगर और एक चीज़ बात करें तो आज एक पोस्ट सुबह-सुबह वायरल हुई थी। वो पोस्ट थी शिवराज सिंह चौहान ने एक सुबह पोस्ट लिखा था और वो पोस्ट था राम, राम का। हमारे यहाँ मतलब जो सनातन धर्म परंपरा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी सनातन धर्म से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो सनातन का को आधार बनाकर काम ही करती है। तो कहीं न कहीं शिवराज सिंह ने आज सुबह एक पोस्ट लिखा था राम, राम। तो उसमें राम, राम हमारे यहाँ का क्या कहा जाता है जब लोग विदाई करते हैं, तो विदाई में लोग बोल देते हैं दादा मतलब दद्दू राम राम, चाचा राम राम। तो ऐसे जब लोग निकलते हैं घर से तो राम राम बोल के निकलते हैं। और एक चीज़ और होती है कि जब लोग मिलते हैं तो भी राम राम कहते हैं। तो मिलने का जब जैसे किसी से पहली बार मिले या अचानक सुबह मिले तो भी लोग राम राम कहते हैं। तो ऐसे में राम राम का यहाँ पर क्या मतलब है, वो दोबारा आने वाले हैं या उनका जो है आत्मीय संबोधन था या जो है उनका क्या था मतलब जो है या उनको विदाई का अपनी एहसास हो गया है शिवराज सिंह चौहान को। इन तीनों ही चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं कसमस आज दिन भर इसकी चर्चा हुई। बहुत सारे बड़े-बड़े जर्नलिस्ट, बड़े-बड़े राजनेता इसको लेकर कहीं न कहीं चर्चा में रहे। इमोजी अगर लगी होती तो शायद इस बात की जो तस्वीर थी वो साफ़ होती। लेकिन इमोजी थी नहीं तो अब इस मामले में भी क्या कह दिया जाए, कुछ भी नहीं। लेकिन राम राम का जो संदेश है वो बहुत ही बड़ा, अब जनता ये खुद ही तय कर सकती है कि वो उनके राम राम का मतलब क्या था, कि वो पहले रह चुके हैं। तो जैसे पहली बार आदमी मिलता है तो कहता है राम राम, अचानक से कहीं कोई नया आदमी मिल गया, है ना? दिन भर तो करता नहीं है, 2-3 बार मिला तो नहीं कहता है। बहुत जब या कब जाना हुआ तो दिन भर भले मिला हो, हफ्ते भर से भले साथ रह रहा हो, लेकिन जाते वक़्त तो बोल देगा राम राम, यानी अब मैं जा रहा हूँ, विदाई हो गई। तो फिलहाल इसके मायने क्या हैं ये तो वही बता सकते हैं। और इधर एक चीज़ और भी है,
अगर मैं बात करूँ इस बार चुनाव में, तो शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी चीज़, इनकी जो एक बड़ी चीज़ थी वो कहीं न कहीं ये थी शिवराज सिंह चौहान की, कि उन्होंने इस चुनाव में बीते मतलब जो हुआ चुनाव, तो इसमें कहीं न कहीं उन्होंने उनकी जो लाडली बहना योजना थी उसमें उसने जो है इस पूरे चुनाव में, जिसे कहते हैं ना आग में घी का काम करना, तो उसने एक तरफ ऐसा पहले लग रहा था कि बाजी पलट जाएगी, लेकिन जब लाडली बहना योजना आई तो उसने जो है जिस तरीके से आम महिलाओं को एक फ़ायदा दिया, तो उसने एक तरफ पूरा का पूरा जो झुकाव था, पूरा का पूरा जो रुझान था, वो महिलाओं का जो रुझान था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस बंदे के अप्रत्यक्ष, भले ही चेहरा अप्रत्यक्ष रहा हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से चुनाव में कैंपेन की, चुनाव की लड़ा, वो अप्रत्यक्ष नहीं था। उसमें उनकी योजनाओं का जो मतलब जो योगदान था वो बहुत ज़्यादा था। इस तरीके से जो कैंपेन में बहुत सारे लोग मुझे भी मध्य प्रदेश के मिले हुए थे, उन्होंने भी हमें बताया था कि मध्य प्रदेश के चुनाव में मतलब ये चीज़ हो सकती है कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के लिए दरकिनार करना आसान नहीं होगा। और फिलहाल ये क्या है, ये तो अब मोदी जी और अमित शाह जी तय करेंगे। फिलहाल भी केंद्रीय नेतृत्व से राजस्थान को लेकर के तो बहुत खबरें आ रही हैं, कभी वसुंधरा राजे का नाम आता है, कभी बालकनाथ जी का नाम आता है, कभी गजेंद्र चौहान का नाम आता है, कभी जो है दिया कुमारी जी का नाम आता है, कभी जो एक मीणा मतलब वहाँ पे बाबा के नाम से जाने जाते हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी का नाम सामने आता है। तो ऐसे राजस्थान में तो अलग अलग चेहरों के नाम आ रहे हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक जो चर्चित चेहरा है और पुराना अनुभवी चेहरा है, जिसके पास 15 साल से ज़्यादा सरकार चलाने का अनुभव है, तो उसे दरकिनार करना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को। फिलहाल अब केंद्रीय नेतृत्व किसके नाम पर मुहर लगाता है, ये तो भविष्य ही तय करेगा। नए आदमी को मौका मिलता है या पुरानी नीतियों को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ने 165 सीटों पर जो विजय हासिल की है, उसे देखते हुए कितना भी आसान नहीं होगा। तो फिलहाल साथियों, हम आज के लिए अभी के लिए रखते हैं इतना ही, और हमारी इस पूरी जो बड़ी खबर है उस पर लगातार नज़र बनी हुई है, और इस सब चीज़ों पर जो है हम आप तक जो जितना भी अपडेट है वो पहुंचाते रहेंगे। तो साथियों, अभी के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली